हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के रोजगार कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने पार्ट 1 में कुछ 8 प्रश्न लिए हैं, इनके कुछ आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, संचार क्या है और संचार के तत्वों को चित्र सहित समझाइए। संचार तो बहुत ईजी है। संचार मतलब होता है कोई भी सूचना या संदेश का आदान या फिर प्रदान करना। मतलब कि हम किसी को संदेश भेज रहे हैं या किसी से संदेश प्राप्त कर रहे हैं तो वो संचार कहलाता है। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की बातचीत ही संचार है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में बातचीत करना भी संचार है। अगर आप पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो भी संचार कहलाता है। कहीं से भी अगर आपको संदेश प्राप्त होता है या आप किसी को संदेश भेजते हैं तो संदेश भेजना या प्राप्त करना संचार कहलाता है। जैसे कि अभी आप वीडियो के माध्यम से ये सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ रहे हैं तो आपके और मेरे बीच में भी संचार हो रहा है। मैं यहाँ पे प्रेषक रहूँगा। प्रेषक मतलब होता है वह व्यक्ति जो संचार को स्टार्ट करता है। जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो मैं प्रेषक हूँ, और आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो संदेश है और आप लोग प्राप्तकर्ता हो। और अगर आप इस वीडियो को वहाँ से कमेंट करते हो, वहाँ से लाइक करते हो या फिर कोई भी प्रतिक्रिया करते हो तो वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। प्रतिक्रिया मतलब होता है जवाब देना। दोबारा समझते हैं, सूचनाओं या संदेश का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। और संचार चक्र में प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया शामिल होती है। प्रेषक मतलब होता है संचार को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, और उसके द्वारा जो भी चीज़ें भेजी जाती है, जो भी मैसेज दिया जाता है वो संदेश कहलाता है। और जो प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। और उसके द्वारा जवाब देना, हंसना, सिर हिला देना या फिर कुछ भी प्रतिक्रिया देना वो प्रतिक्रिया कहलाता है। और इसी को हम बोलते हैं संचार चक्र। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, मौखिक संचार क्या है। मौखिक संचार की परिभाषा लिखिए। तो मौखिक संचार मतलब होता है, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है। देखिए, जैसे पहले प्रश्न लिखा था हमने, संचार क्या है, तो सूचनाओं और संदेश का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। और संचार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक संचार और दूसरा होता है गैर मौखिक संचार। मौखिक संचार का मतलब होता है ऐसा संचार जिसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के माध्यम से होने वाला संचार मौखिक संचार कहलाता है। और जहां पे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता उसे हम बोलते हैं गैर मौखिक संचार। दोबारा समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है आप यहाँ आइए, तो आपके और उसके बीच में हो गया मौखिक संचार, क्योंकि उसने हिंदी में आपसे बोला कि आप यहाँ आइए, तो ये मौखिक संचार है। अगर वो बोल नहीं रहा है, आपको ऐसा इशारा कर रहा है, आप समझ जाते हैं कि वो आपको बुला रहा है, तो ये कहलाएगा फिर गैर मौखिक संचार। शब्दों के माध्यम से होने वाला संचार मौखिक संचार कहलाता है और शब्दों के बिना होने वाला संचार गैर मौखिक संचार कहलाता है। हमने प्रश्न लिया है मौखिक संचार क्या है, तो आप उसका उत्तर जान गए हैं। ऐसा संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। अच्छा, मौखिक संचार भी दो प्रकार का रहता है। देखिए, मौखिक संचार के प्रकार देख लेते हैं। मौखिक संचार में हम लोग बोल रहे हैं कि शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों के माध्यम से होने वाला संचार मौखिक संचार है। तो शब्दों को केवल दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होगा लिखकर, जैसे आपको कोई इंसान जानकारी देना चाहता है, जैसे किसी ने आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया कि हेलो सर गुड मॉर्निंग, तो वो मौखिक संचार हो गया। अगर उसने आपको व्हाट्सएप में लिख दिया तो भी मौखिक संचार हो गया। देखिए बताते हैं आपको अभी। गुड मॉर्निंग एक संदेश है, जैसे आपसे बोला जा रहा है गुड मॉर्निंग, तो वो तो संदेश है, आपका संचार हो रहा है। अब वो बोलकर भी बोल सकता है या फिर लिखकर भी बोल सकता है। शब्दों को या तो बोला जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है। तो मौखिक संचार दो प्रकार के होते हैं, बोलकर और लिखकर। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न हमने लिए हैं, गैर मौखिक संचार की परिभाषा और गैर मौखिक संचार के प्रकार। अभी हमने समझ लिया था, गैर मौखिक संचार मतलब होता है ऐसा संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि शब्दों के बिना होने वाला संचार। किसी से कोई बात बोलना भी है लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो वो कहलाएगा गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इशारे, किसी को इशारे से संदेश दे सकते हैं, आंखों के संपर्क से, आंखों का संपर्क, या फिर चेहरे की अभिव्यक्ति, या फिर पैराभाषा, या हाथ के इशारे, शारीरिक मुद्रा, बहुत सारी चीजें हैं। शारीरिक मुद्रा, पैराभाषा। देखिए,
ये हाथ के इशारे हो सकते हैं, आंख के इशारे हो सकते हैं, आंखों का संपर्क हो सकता है, चेहरे की अभिव्यक्ति हो सकती है, शारीरिक मुद्रा हो सकती है और पैराभाषा। एक क्वेश्चन ये भी है बच्चा, पैराभाषा क्या है? कोई व्यक्ति किस गति से, किस लहजे से, उसकी आवाज़ कितनी धीमी है, कितनी तेज बोल रहा है, उस आधार से भी हम कभी कभी संचार कर लेते हैं, तो वो कहलाता है पैराभाषा। फिर समझते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है गैर मौखिक संचार क्या है और इसके प्रकार लिखिए। गैर मौखिक संचार मतलब कि शब्दों के बिना होने वाले संचार को गैर मौखिक संचार कहते हैं। और गैर मौखिक संचार के प्रकार इशारे के द्वारा, आंखों के संपर्क से, चेहरे की अभिव्यक्ति से, शारीरिक मुद्रा से और पैराभाषा के माध्यम से होने वाले सभी संचार गैर मौखिक संचार कहलाते हैं। हमने चौथा प्रश्न लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए इसको समझते हैं। आपके और हमारे बीच में संचार हो रहा है और हमारे संचार के बीच में कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, तो मतलब अगर आवाज़ आना बंद हो जाए तो हमारे और आपके बीच में संचार होना बंद हो जाएगा। तो संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हो सकते हैं। दृश्य अनुभूति हो सकती है, आवाज़ हो सकती है, आंखों का संपर्क हो सकता है, बाहर का वातावरण हो सकता है, कोई भी शोर शराबा हो सकता है, भाषा हो सकती है। अगर आप हिंदी समझते हैं और मैं आपको उर्दू में समझाना चालू कर दूं या फिर कोई और ऐसी भाषा जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा, क्योंकि आप तो हिंदी समझते हैं और मैं दूसरी भाषा बोलने लग जाऊं तो आपके और मेरे बीच में सभी संचार जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। चलिए कोई बच्चा आ जाओ, संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक बता दो बच्चा। हमारे आसपास का वातावरण संचार को प्रभावित करता है। भाषा, हमारे प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भाषा अलग होने पर संचार प्रभावित होता है। रुचि की कमी संचार को प्रभावित करती है। और पूर्व उदाहरण, हमारे दिमाग में पहले से ऐसे विचार होते हैं जो संचार को प्रभावित करते हैं। चलिए थैंक यू। देखिए, वातावरण का मतलब होता है अगर अच्छा वातावरण है, बाहर कोई भी प्रकार का हल्ला नहीं हो रहा है, तो आपके और मेरे बीच में संचार अच्छा हो रहा है, तो वातावरण से संचार प्रभावित हो गया। भाषा, मैंने अभी बोला आपसे, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी समझते हो, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो बढ़िया संचार होगा। अगर दोनों की भाषा एक समान नहीं है तो फिर संचार प्रभावित हो जाएगा। अगर आपकी रुचि ही नहीं है, कोई बात आप सुनना ही नहीं चाहते, तो भी संचार प्रभावित हो जाएगा। अगर आपकी पहले से ही कोई पूर्व अनुभव है, आपकी धारणा बनी हुई है कि यार इस व्यक्ति की बातें मुझे समझ में नहीं आती, तो भी संचार नहीं होगा, चाहे वो कितने भी अच्छे से आपसे वो बात करना चाहे। और फिर है शैली, जैसे कि कहीं कभार होता है कि ये अंगूठा दिखाना बोलते हैं कि ऐसा, तो वो सोचता है कि यार ये मुझे चीयर्स कर रहा है कि यार बेस्ट ऑफ लक। और कभी कभार होता है कि ये ठेंगा दिखाना, मतलब बोलता है कि यार ये तो मुझे ठेंगा दिखा रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि अलग अलग शैली होने के कारण भी संचार प्रभावित हो जाता है। तो ये कुछ कारक हैं संचार को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने लिया है, तनाव क्या है और तनाव का प्रबंधन कैसे करें। चलिए समझते हैं इसको। तनाव मतलब होता है कभी कभार ऐसी बातें हो जाती है जो हम नहीं चाहते, हमारे द्वारा जो चीज़ें हम नहीं चाहते वैसी चीज़ें हो जाती है, तो उस स्थिति को तनाव कहते हैं। कोई बच्चा समझा सकता है क्या तनाव? आ जाओ, तनाव क्या है और तनाव का प्रबंधन कैसे करें। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में तनाव हो सकता है। तनाव को प्रबंधित निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे व्यायाम, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, कम से कम हमें 7 घंटे सोना चाहिए। हाँ थैंक यू बच्चा। देखिए क्वेश्चन था तनाव क्या है और तनाव का प्रबंधन कैसे करें, या फिर तनाव प्रबंधन किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। पहले समझते हैं तनाव क्या है। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, मतलब परिस्थिति का प्रतिकूल हो जाना, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होने पर तनाव हो जाता है। हमारे द्वारा जो चीज़ें चाही जाती हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति को तनाव कहते हैं। और तनाव प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोगों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर बढ़िया स्वस्थ रहेगा। फिर है पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, अगर हम लोग जागे हुए हैं तो भी तनाव हो सकता है। फिर है स्वच्छ आहार और स्वस्थ आहार,
हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो इससे भी हमारा जो तनाव है वो कम हो जाता है। फिर है दोस्तों और परिवार से बातचीत करना। अगर आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो और आप तनाव कम करना चाहते हैं तो आपको आपके दोस्तों से और परिवार के सदस्यों से बात करना चाहिए, तो तनाव आप कम कर सकते हैं। और हमेशा समय प्रबंधन करना चाहिए। अगर आप समय की बचत करते हैं, अगर आप समय पर सभी कार्य करते हैं तो आप तनाव से बच सकते हैं। फिर अगला प्रश्न लिया हमने, रुचि और क्षमता क्या है। कोई बच्चा आ जाए और रुचि और क्षमता में अंतर बता दो। रुचि और क्षमता क्या है? ऐसे कार्य जो किसी के कहे बिना किए जाते हैं रुचि कहलाते हैं। क्षमता, ऐसे कार्य जो किसी के कहने पर किए जाते हैं क्षमता कहलाते हैं रुचि। इन कार्यों को करने में हमें आनंद आता है। क्षमता, इन कार्यों को करने में हमें प्रोत्साहन मिलता है। ये कार्य खाली समय में किए जाते हैं। क्षमता, इन कार्यों को करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। थैंक यू। देखिए, रुचि मतलब कि ऐसे कार्य जो बिना कहे किए जाते हैं। जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे चित्र बना रहे हैं, बैठे बैठे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? आपकी रुचि। अगर आप गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बिना कहे किए जाने वाले सभी कार्य रुचि कहलाते हैं। और जो किसी के कहने पर या किसी प्रोत्साहन के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्षमता कहलाते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो वो आपकी क्षमता है। अगर आप बैठे बैठे कागज को मोड़ के कुछ डिजाइन बना रहे हैं, कुछ भी आकृति बना रहे हैं, तो वो सब रुचि कहलाती है। रुचि मतलब कि ऐसे कार्य जो बिना कहे किए जाते हैं, और क्षमता मतलब कि ऐसे कार्य जो किसी के कहने पर या फिर प्रोत्साहन के लिए किए जाते हैं। प्रोत्साहन के लिए किए जाने वाले कार्य क्षमता कहलाते हैं। और जो खुद को आनंद की अनुभूति हो जाए इसलिए किए जाने वाले कार्य रुचि कहलाते हैं। फिर हमने अगला प्रश्न लिया है, ताकत और कमजोरी में अंतर लिखिए। कोई बच्चा आ जाओ, ताकत और कमजोरी में अंतर बता दो एक बार और। ताकत, ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे हमारी ताकत है। उदाहरण, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। कमजोरी, ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते वे हमारी कमजोरी है। उदाहरण, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। वेरी गुड। ताकत मतलब कि ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी कार्य जिसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो वो हमारी ताकत है। कोई भी कार्य हो सकता है। जैसे अभी आप एक बच्चे को सुन रहे थे, तन्मय, वो कह रहा था कि वो हिंदी पढ़ने में अच्छा है, तो वो उसकी ताकत है। और अभी उसको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, मतलब वो अभी अंग्रेजी को अच्छी तरह से नहीं जानता है या दूसरे विषय अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो वो उसकी अभी कमजोरी है। हमने यहाँ क्षमता लिख दिया, सॉरी। ताकत मतलब कि ऐसे कार्य जो अच्छी तरह से किए जा सकते हैं या जो अच्छी तरह से कर सकते हैं वो हमारे ताकत है। और ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते, जिन कार्यों को हमें सीखने की आवश्यकता है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, वो उसकी ताकत है। और वो कार नहीं चला सकता तो वो उसकी कमजोरी है। वो गीत गीत गा सकता है, वो गाना गा सकता है, वो उसकी ताकत है। वो डांस नहीं कर सकता, वो उसकी कमजोरी है। वो हिंदी पढ़ सकता है, उसकी ताकत है। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, वो उसकी कमजोरी है। ऐसे कार्य जिन्हें अच्छी तरह से कर सकते हैं वो ताकत हैं, और जिन कार्यों को सीखने की आवश्यकता है वो कमजोरी है। फिर बचा लास्ट प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बार बार पूछा जाता है, प्रभावी संचार क्या है और प्रभावी संचार के 7C क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7C क्या है। मतलब कि 7 ऐसे शब्द जो C से शुरू होते हैं वो 7C कहलाते हैं। और प्रभावी संचार मतलब होता है, देखिए संचार पढ़ा हमने, सूचनाओं और संदेश का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। तो फिर प्रभावी संचार क्या है? ऐसा संचार, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको आवाज़ बढ़िया स्पष्ट आ रही है, मेरे बोलने की जो गति स्पष्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ सही है, तो वो कौन सा संचार है? प्रभावी संचार। अगर यही आपको आवाज़ ना आए, मैं जल्दी बोलूँ या बहुत धीमे बोलूँ या फिर आपको अर्थ ही समझ में ना आए, तो फिर वो प्रभावी संचार नहीं कहलाएगा। प्रभावी संचार मतलब कि ऐसा संचार जो बढ़िया स्पष्ट होता है और समझ में आता है, तो उसे प्रभावी संचार कहते हैं। और प्रभावी संचार में 7C होने चाहिए। एक बच्चा आए कोई, 7C बता दो कौन कौन से हैं। धीरे धीरे बोलना, आप इस पे बोलना, बोलिए। 7C स्पष्ट, संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, सुसंगत, पूर्ण, शिष्ट। अरे स्पष्ट व संक्षिप्त, सुसंगत, पूर्ण, शिष्ट, ठीक,
यथार्थपूर्ण। दे दो माइक। देखिए, अगर आप इंग्लिश में याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। प्रभावी संचार केवल वही होगा जो स्पष्ट होगा, जो संक्षिप्त होगा, सुसंगत होगा, पूर्ण होगा, शिष्ट होगा, ठीक होगा और यथार्थपूर्ण होगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रभावी संचार। अगले पार्ट में हम इसके बाद के और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।